बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर्स की सीरीज में हमारे पास कंप्यूटर का फर्स्ट पेपर है सरफरोज़ा बोर्ड 2024 ग्रुप 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, हदायत का एक सेट होता है गिवन टू कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं हदायत टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ताकि कंप्यूटर एक खास काम, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। पार्ट 2 है डिस्क्राइब द मेथड टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने का मेथड डिस्क्राइब करें। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट्स आर द कमेंट्स दैट टेक्स मोर देन वन लाइन। मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक से ज्यादा लाइंस पर आए, मतलब एक बहुत बड़ा कमेंट होता है जो कि ज्यादा स्पेस लेता है और एक से ज्यादा लाइंस पर आता है, उसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे पास तो ये स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से और एंड होते हैं स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश पर। इसके साथ हमारे पास पार्ट 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट एंड फ्लोट डाटा टाइप। इंट और फ्लोट डाटा टाइप में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इंटीजर देखते हैं। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज या होल नंबर। जो इंटीजर डाटा टाइप होती है वो हमारे पास होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है या इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जबकि फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ रियल नंबर। फ्लोट डाटा टाइप जो होती है वो एक रियल नंबर को स्टोर करती है जो कि डेसिमल पॉइंट्स में होते हैं अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन। और इसमें जो हम नंबर स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक एक नंबर की प्रिसिशन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों का सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि इंट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल। जब भी हम इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हम इंट कीवर्ड यूज करते हैं। कंपाइलर को भी मैसेज मिलता है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो इंटीजर डाटा टाइप का है, जबकि फ्लोट वेरिएबल को, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो फ्लोट होगा, जिससे कंपाइलर को ये मैसेज मिलेगा कि ये जो वेरिएबल है ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास रियल नंबर होगा। इसके बाद पार्ट 4 है राइट डाउन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। कोड गिवन है और हमने उसकी आउटपुट बतानी है। इंटीजर ए, एक इंटीजर डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है ए, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी? 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस 7। उसके बाद प्रिंट एफ, हमने प्रिंट करवाना है वैल्यू को, एफ की वैल्यू को प्रिंट करवाना है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो बता रहा है कि जो वैल्यू प्रिंट होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। और उसके बाद इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी? इंटीजर वैल्यू ये वेरिएबल ए से आएगी। जो वैल्यू स्टोर होगी हमारे वेरिएबल ए में वही वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम इंटीजर ए में देखते हैं कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। हमारे पास एक्सप्रेशन तो गिवन है 4 मल्टीप्लाई 3, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास किससे? 5 प्लस 1 से, और फिर प्लस हो रहा है 7 में। हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीजन सॉल्व करनी है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। तो उसमें हमारे पास 5 प्लस 1 6 आ जाएगा प्लस 7। उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन में हमारे पास क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाई 6। 3 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो 3 वन जार 3 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 प्लस 7 हमारे पास बच जाएगा। 2 प्लस 7 कितना होता है? इक्वल टू 9 होता है। तो ये हमारे इस कोड की जो ए की वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट होगी तो 9 होगी, यानी कि ए में जाकर 9 स्टोर हो जाएगा। और जब हम प्रिंट एफ की कमांड देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू स्क्रीन पर शो होगी। द आउटपुट ऑफ द वर्क कोड इज 9। आपने लिखना है। पार्ट 5 है डिस्क्राइब द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर विथ एग्जांपल। आपने क्या करना है? एंड ऑपरेटर का यूज डिस्क्राइब करना है और एंड में उसकी एग्जांपल देनी है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर टेक्स 2 बुलियन एक्सप्रेशन। एंड ऑपरेटर 2 बुलियन एक्सप्रेशंस को लेता है। बुलियन एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जो सिर्फ हमें 1 या 0 की फॉर्म में आंसर दें, या फिर ऑन या ऑफ की, या ट्रू और फॉल्स। सिर्फ उसका आंसर 2 सिचुएशन में ही हो सकता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो हमने 2 बुलियन एक्सप्रेशन लेने हैं एज ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के तौर पर, वैल्यूज के तौर पर। एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ट्रू, और फिर वो ट्रू रिजल्ट देगा इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर जो हमने दो बुलियन एक्सप्रेशंस दिए हैं ऑपरेंड्स के तौर पर वो दोनों ही ट्रू होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो एंड ऑपरेटर क्या आंसर देगा? फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लेस देन 4 एंड 7 ग्रेटर देन 8। अब इसमें हमारे पास ये दोनों बुलियन एक्सप्रेशन है, 3 लेस देन 4 7 ग्रेटर देन 8। ये हमारे पास क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन है और साथ ही ये ऑपरेंड्स भी है। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर का साइन है। जब हम चेक करेंगे इसको, 3 लेस देन 4 ये ट्रू है, लेकिन 7 ग्रेटर देन 8 ये फॉल्स है, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये क्या रिजल्ट देगा? फॉल्स। जब हमारे पास दोनों में से कोई एक फॉल्स होता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट देता है।
सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है 3 लेस देन 4 एंड 7 लेस देन 8। अब इसमें हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं, ट्रू हैं, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ट्रू। और यही एंड ऑपरेटर वर्क करता है कि जब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तो एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट देगा, ट्रू। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है या दोनों गलत हैं तो एंड ऑपरेटर फॉल्स का रिजल्ट देगा। इसके बाद पार्ट 6 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी एच फंक्शन। सी लैंग्वेज में गेट सी एच फंक्शन का क्या पर्पस है। गेट सी एच फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम यूजर। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, यूजर से एक करेक्टर को रीड करता है, मतलब ये इनपुट लेता है यूजर से, किस चीज की इनपुट, करेक्टर की, नोट अ नंबर। कोई भी नंबर अगर आप उसको देंगे तो गेट सी एच उसको रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी आप कोई करेक्टर, कोई भी अल्फाबेट एबीसी का टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो गेट सी एच फंक्शन उसको रीड कर लेगा। अ करेक्टर दैट यूजर इनपुट्स डज नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन। और ये वाला जो करेक्टर होगा ये स्क्रीन पर हमें शो नहीं होगा। गेट सी एच फंक्शन तो उसको रीड कर रहा होगा, लेकिन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो करेक्टर जो होगा वो शो नहीं होगा। दिस फंक्शन इज यूजली यूज्ड, ये फंक्शन कब आमतौर पर यूज होता है, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए हम गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये फंक्शन एक्टिवेट कब होता है, जब आप किसी भी करेक्टर की को अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो गेट सी एच फंक्शन उसको रीड कर लेता है और एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है, क्या ऐसी उसकी हदूद हैं जिसके बाद इफ स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन हमें महदूद कर देती हैं कि हम इससे ज़्यादा आगे इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं ले सकते, इसका यूज़ हमारे लिए आगे बेनिफिशियल नहीं है। जो कि एंड इफ स्टेटमेंट कैन हैंडल ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब भी हम एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जस्ट इफ स्टेटमेंट, तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स को वो हैंडल कर रही होती है, ट्रू और फॉल्स, जैसा कि ट्रू और फॉल्स को। फॉर मल्टीपल कंडीशन, जब हमारे पास ज्यादा, एक से ज्यादा कंडीशन हो, लाइक जब हमारे ग्रेड होते हैं तो ग्रेड हमारे पास एक नहीं होता, एक से ज्यादा ग्रेड होता है, तो हम इफ कंडीशन को नहीं यूज कर सकते, वी मस्ट यूज। तो उस वक्त हमें क्या यूज करना पड़ता है, एल्स इफ। ये और स्विच स्टेटमेंट, तो उस केस में हमारे लिए इफ स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर नहीं रहती। हम कौन सी यूज करते हैं, एल्स इफ या फिर स्विच स्टेटमेंट को। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के पासिंग और फेल है तो इसमें 2 सिचुएशन आती है, पास या फिर फेल, तो इफ स्टेटमेंट बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हमने किसी स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है तो इफ स्टेटमेंट लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ 2 आउटकम्स को हैंडल कर रही होती है। तो उस केस में जो हम यूज करेंगे वो या तो एल्सिफ होगी या स्विच स्टेटमेंट होगी। पार्ट 2 है, व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक इन कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में कॉमन मिस्टेक क्या होती है। इन कंपाउंड स्टेटमेंट इट इज अ कॉमन मिस्टेक पर्सन टू ओमिट वन और टू ब्रेसेस व्हाइल टाइपिंग के। कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज करते वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेसेस को ओमिट कर सकते हैं। हम यानी कि टाइप करना भूल जाते हैं, अक्सर प्रोग्रामर जल्दी जल्दी में या टाइप करते प्रोग्राम टाइप करते वक्त ब्रेसेस डालना भूल जाते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई है या कोई हमारी एल्स इफ ट्रू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मल्टीपल कमांड्स चलें, मतलब इफ के ट्रू होने से एक से ज़्यादा मैसेजेस शो हों। तो उन 2 मैसेजेस को शो करने के लिए हम 2 टाइम्स अपनी प्रिंटफ कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सेपरेट लाइन पे शो करवाना चाहते हैं। तो हम मल्टीपल लाइन्स यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल मैसेजेस शो करवाने के लिए, तो वो हमारी क्या बन जाती है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। और उस कंपाउंड स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हम इफ के बाद क्या करें, ब्रेसेस यूज़ करें। लेकिन अगर हम उस ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो वो हमारी कॉमन मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से हमें अपने रिजल्ट अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट शो नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, डिस्क्राइब एरे साइज एंड डिक्लेयर एन एरे विच कैन होल्ड 5 रियल वैल्यूज। हमने क्या करना है, हमने एक एरे साइज को डिस्क्राइब करना है कि एरे साइज क्या होता है, और फिर हमने एक एरे को डिक्लेयर भी करना है जिसमें 5 रियल वैल्यूज हो। तो एरे साइज देखते हैं, एरे साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट द एरे कैन होल्ड। एरे साइज में हम मेंशन कर रहे होते हैं कि हमारे इस एरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। मतलब एक एरे है, अगर मैं उसमें 5 स्टूडेंट्स का डाटा शो करवाना चाहती हूँ या 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करवाना चाहती हूँ, तो मैं उसका एरे साइज क्या रखूंगी, 5 रखूंगी। अगर मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उस एरे का साइज क्या रखूंगी, 15 रखूंगी। तो एरे साइज क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। उसके बाद एरे डिक्लेयर करना था हमने, विच कैन होल्ड 5 रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज कौन सी होती है, डेसिमल, जिसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस भी आ जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या डाटा टाइप लेंगे, फ्लोट लेंगे। सबसे पहले हम अपनी डाटा टाइप को डाटा टाइप मेंशन करेंगे बाय यूजिंग द कीवर्ड फ्लोट। फिर उसके बाद हमारे एरे का स्पेस आएगी, स्पेस के बाद हमारे एरे का नेम आएगा। तो मैंने यहाँ पे नेम मार्क्स रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने उसका साइज मेंशन कर दिया है सुपर ब्रैकेट्स में 5, क्योंकि मैंने 5 एरे साइज डिक्लेयर करना था अपने एरे में।
पार्ट 4 है डिफाइन एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आपने क्या किया, एरे को डिक्लेयर तो कर दिया कि हम एक एरे ले रहे हैं जिसमें हम इतनी वैल्यूज स्टोर करेंगे, लेकिन आपने वो वैल्यूज नहीं दी उस एरे को। तो जब आप उस एरे को वैल्यूज असाइन करेंगे फर्स्ट टाइम, असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे, किसी एरे को वैल्यूज असाइन करना, कुछ वैल्यूज देना, स्टोर करना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। तो वो क्या कहलाता है? एरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन और लेटर। एक एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी वक्त हम उसको वैल्यूज असाइन कर देते हैं, या फिर अगर हम उस टाइम सिर्फ एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है लेकिन वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे, तो बाद में हम फॉर लूप यूज करते हैं और उसमें वैल्यूज असाइन करते हैं अपने एरे में। पार्ट 5 है आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमारे पास एक कोड सेगमेंट गिवन है, हमने इसमें से क्या करना है, एरर्स को पॉइंट आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास प्रिंट एफ स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास उसके बाद आ रहा है एल्स प्रिंट एफ सिलेक्शन। इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि स्टार्टिंग वाली लाइन तो हमारी मेन वाली नहीं है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कोड नहीं लिखा होता पेपर में। तो मेन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सेमी कॉलन नहीं है प्रिंट एफ के लास्ट में, हमारा सेमी कॉलन मिसिंग है प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स में, और उसके अलावा अगर हमारे पास ऊपर कहीं पर भी इफ यूज नहीं हो रहा तो एल्स हम यूज नहीं कर सकते। एल्स हमेशा इफ के साथ यूज होता है। तो ये हमारी दो मेन प्रॉब्लम्स हैं कि एल्स is used without if statement, कि कहीं पर भी if statement यूज नहीं हुई लेकिन else यूज हुआ। else विदाउट if statement के यूज नहीं हो सकता। ये हमारी फर्स्ट एरर है। उसके बाद सेकंड एरर है कि हमारे पास सेमी कॉलन नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ बोथ प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स, प्रिंट एफ स्टेटमेंट या प्रिंट एफ फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, कि जहां पर हमारी प्रिंट एफ फंक्शन या स्टेटमेंट्स यूज हुई हैं कोड में, उनके एंड पर हमारे पास सेमीकोलन यूज नहीं हुआ। पार्ट 6 है हमारे पास राइट डाउन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। एक कोड सेगमेंट गिवन है, उसकी आउटपुट हमने देखनी है कि क्या होगी। तो फर्स्ट हमारे पास इफ स्टेटमेंट गिवन है, इफ 10 रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 0 प्रिंट एफ इवन। तो हमारे पास एक इफ की स्टेटमेंट गिवन है कि अगर हमारे पास 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आए, हमारा परसेंटेज का मतलब है रिमाइंडर। ये परसेंटेज साइन शो कर रहा है कि 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 3 3 जार हमारे पास क्या होता है 9, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, प्रिंट एफ इवन। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आया तो हम इवन शो नहीं करेगा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी इफ वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स के बाद हमारी इसकी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। उसके बाद ये जाएगा प्रिंट एफ पर, क्योंकि सिर्फ इफ की हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी। अगर ये ट्रू हो जाती तो वो इवन को प्रिंट कर देता, लेकिन अब इवन प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर ये जाएगा हमारा कंपाइलर, तो उस पर प्रिंट एफ की कमांड होगी प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी। तो ये इसको तो स्किप कर देगा क्योंकि इफ फॉल्स हो गया, लेकिन इसको जरूर प्रिंट करेगा क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो हमारी आउटपुट क्या होगी, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी। ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 1 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। हमने क्या करना है, फंक्शन सिग्नेचर का स्ट्रक्चर राइट करना है। तो देखते हैं पहले फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है। फंक्शन सिग्नेचर इज यूज्ड टू डिफाइन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। जब भी फंक्शन सिग्नेचर यूज होता है तो वो डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसकी इनपुट्स क्या होंगी और आउटपुट्स किस टाइप की होंगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फंक्शन सिग्नेचर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हम बताते हैं कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीटली रन हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो वो जो रिजल्ट होगा वो किस टाइप का होगा, मतलब वो इंटीजर टाइप का होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा, या वो कैरेक्टर टाइप का होगा। तो रिटर्न टाइप पहले आपने मेंशन करनी है फंक्शन सिग्नेचर में, ये हमारा फंक्शन किस टाइप का रिजल्ट हमें रिटर्न कर रहा होगा। फिर उसके बाद स्पेस देकर हमने फंक्शन का नेम राइट करना है कि हम अपने फंक्शन को क्या नेम दे रहे हैं। हर चीज़ के लिए हम हर पर्सन को, हर एनिमल को, इवन के एक स्पेसिफिक नेम देते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसलिए जो भी हम फंक्शन बनाएंगे हम उसको एक यूनिक नेम देंगे। हो सकता है हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या इवन एक सिंगल फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कोई ना कोई यूनिक नेम देंगे। जो भी हम उसको नेम देंगे तो हम वो नेम मेंशन करेंगे रिटर्न टाइप के बाद स्पेस देकर। फंक्शन नेम के बाद हम ब्रैकेट्स डालेंगे और हम
इसके अंदर डाटा टाइप्स को मेंशन करेंगे, डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2 अप टू सो ऑन, डाटा टाइप एन। इसमें हम एक से ज़्यादा डाटा टाइप मेंशन कर सकते हैं। अब ये डाटा टाइप किस चीज़ की है कि हमारे फंक्शन को जो हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट देंगे उनकी क्या डाटा टाइप होगी, इंटीजर होगी, पहले की हो सकता है इंटीजर हो और दूसरी डाटा टाइप हो सकता है कैरेक्टर हो, तो इसलिए हम सेपरेटली उनकी डाटा टाइप को मेंशन करेंगे। ठीक है, हम एक डाटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं अगर हम एक वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं तो हमें हर एक को कोमा लगाकर अलग-अलग डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। डाटा टाइप्स एक से ज़्यादा हो सकती है फंक्शन में, फंक्शन सिग्नेचर में, लेकिन रिटर्न टाइप जो होगी वो एक ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, एक सिंगल नंबर या सिंगल कैरेक्टर को, तो इसलिए उसकी रिटर्न टाइप सिर्फ एक ही होगी, जबकि वो इनपुट मल्टीपल ले सकता है। तो इसलिए इनपुट के लिए जो हम डाटा टाइप्स मेंशन करेंगे वो एक से ज़्यादा हो सकती है। पार्ट 2 में हमने बताना है व्हाट इज़ फंक्शन बॉडी। एक फंक्शन की बॉडी क्या होती है? बॉडी ऑफ द फंक्शन इज़ द सेट ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन की बॉडी में हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है विच आर एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन, जो कि एक फंक्शन में एग्जीक्यूट की जाती हैं वो स्टेटमेंट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए। पार्ट 3 है हमारे पास व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर। ऐसे फंक्शन जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करता है, यानी कि वो सी लैंग्वेज में पहले से बिल्ट इन नहीं होते। आप एक कोडर या प्रोग्रामर अपनी कोडिंग के दौरान उस फंक्शन को खुद से बनाता है अपनी आसानी के लिए या कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए। आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। पार्ट 4 है डिफाइंड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? अ लूप विद इन अ लूप। एक लूप के अंदर ही दूसरा लूप अगर हम क्रिएट करते हैं, इट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप, तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप हेल्प अस टू रिपीट अ पैटर्न मल्टीपल्स टाइम। अगर हमने एक पैटर्न बनाना है तो वो हमारे पास एक लूप से बनेगा, लेकिन अगर हमने किसी पैटर्न को रिपीट करना है तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। लूप के अंदर ही एक दूसरा लूप क्रिएट करेंगे जिससे जो है वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा मल्टीपल टाइम्स। जो नेस्टेड लूप होता है ना वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल लूप की निस्बत, क्योंकि उसमें एक लूप चल तो रहा होता है लेकिन उसके अंदर एक दूसरा लूप भी चल रहा होता है, तो इसलिए ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन पैटर्न रिपीट करने के लिए हम नेस्टेड लूप का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद पार्ट 5 है फाइंड आउट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। गिवन कोड की आउटपुट फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले इसमें फॉर लूप लगा हुआ है इंट y, एक इंटीजर y है जिसकी वैल्यू 0 है, और इंटीजर y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमारी? लेस देन इक्वल टू 1, और फिर उसमें इंक्रीमेंट भी होगा। प्रिंट एफ हमने क्या करना है? एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, और वो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी? वेरिएबल y की वैल्यू। सबसे पहले ये लूप चलेगा जब y की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन y क्या है? y हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0 मेमोरी में। उसके बाद y की वैल्यू चेक होगी कि ये लेस देन और इक्वल टू 1 है। यस, ये लेस देन 1 है, तो हमारे पास क्या होगा? एक दफ़ा प्रिंट एफ हो जाएगा। प्रिंट एफ क्या होगा? हमारे पास इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी जो कि y की होगी। y की क्या वैल्यू है मेमोरी में स्टोर? 0, तो आउटपुट क्या शो होगी? 0। उसके बाद क्या होगा? y की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले y की वैल्यू कितनी थी? 0, अब 0 रिमूव हो जाएगा मेमोरी में से, इसमें इंक्रीमेंट होगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है y की वैल्यू। तो फिर हमारा लूप की स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ होगा अगेन जिसमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट की जाएगी जो कि y में स्टोर है, y वेरिएबल में। क्या स्टोर है? 1, तो y 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन हमारा क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट होगा, y प्लस प्लस हो जाएगा, अब y 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी y की कंडीशन चेक होगी कि y की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है? नहीं, y की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अब जो है कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब ये लूप नहीं चलेगा, अब ये लूप फॉर लूप एंड हो जाएगा और हमारी आउटपुट की वैल्यू 0 और 1 ही शो होगी स्क्रीन पर। इसके बाद नेक्स्ट है कोड की आउटपुट। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ कोड इंट x इंटू 2 इज इक्वल टू 44 एंड 88। अब ये हमारे पास जो है एक एरे गिवन है जिसकी टाइप इंटीजर है और एरे का नेम x है, उसका साइज 2 है, और उसकी जो वैल्यूज है वो 44 और 88 है। हमने f होगा प्रिंट एफ होगी इंटीजर वैल्यू जो कि कहाँ से आएगी? एरे की 0 इंडेक्स से। तो अब हमने देखना है कि हमारे जो एक इंटीजर एरे जब स्टोर होता है ना, तो उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो इंडेक्सेस में स्टोर होती है, यानी कि एक हमारा एरे बन गया एक्स नाम का मेमोरी में। जब हमने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, तो एक एरे बन गया एक्स नाम का, और उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज होंगी? 2 वैल्यूज। लेकिन हर एक वैल्यू जो है एक स्पेशल इंडेक्स के साथ स्टोर होगी, और हर एरे जो है ना वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एक्स हमारा एरे है, उसकी 0 इंडेक्स पर फर्स्ट वैल्यू पड़ी होगी 44, और इसी तरह फिर दूसरी जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स 1 पर पड़ी होगी। हर एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है।
सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास 88, तो 88 इंडेक्स 1 पर पड़ी होगी। जब हमारे पास इस वैल्यू एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और प्रिंट एफ स्टेटमेंट फंक्शन आएगा, तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी जो एरे एक्स के इंडेक्स 0 पर पड़ी है। इंडेक्स 0 पर कौन सी वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू 44, तो आउटपुट क्या आ जाएगी 44, जो कि मेमोरी में इंडेक्स 0 पर पड़ी होगी। इसके बाद हमारे पार्ट 3 है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इन डिटेल। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हमारे सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आपने पहले इन 3 मेन पार्ट्स के नेम याद कर लेना। फर्स्ट पार्ट क्या है, लिंक सेक्शन या फिर हेड सेक्शन। आप एक नाम भी लिख सकते हैं, लिंक सेक्शन को ही हम हेड सेक्शन भी कहते हैं या हेडर सेक्शन कहते हैं। लिंक सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। जब भी हम कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, वी ऑफन यूज बिल्ट इन फंक्शन। तो हम ज्यादातर अक्सर क्या करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन कौन से, जो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी इसके डेवलपर ने राइट किए हुए हैं। आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, डेवलपर ने पहले से वो प्रोग्राम फंक्शन सी लैंग्वेज में राइट किए हुए हैं और सी लैंग्वेज को उन प्रोग्राम्स का पता है और हम उन्हीं फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। बट बिफोर यूजिंग एग्जिस्टिंग फंक्शन, लेकिन उन एग्जिस्टिंग फंक्शंस को यूज करने से पहले नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दिस फंक्शन हैव बीन डिफाइंड। हमें ऐसी फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है जहां पर वो फंक्शन डिफाइन किए गए होते हैं और इन फाइल्स को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स। We include these header files in our program by writing the include statement at the top of our program। और इन header files को हम include करते हैं by using the include statement। एक include statement को use कर अब at the top of our program, हमारे program की सबसे top पर, यानी कि first line में हम include statement के जरिए इन header files को include कर लेते हैं ताकि जो इन header files में built in functions define किए गए हैं हम उनको use कर सकें। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलो। जब भी कोई हमने इंक्लूड स्टेटमेंट ऐड करनी होती है तो उसका एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि है हैश का सिंबल, उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं ये एंगल ब्रैकेट्स। हमने एंगल ब्रैकेट्स डालनी है और उसके अंदर अपनी हेडर फाइल का नेम राइट करना है। हैश इंक्लूड ब्रैकेट्स एंगल ब्रैकेट्स एंड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल का नेम। उसके बाद हमारे सी प्रोग्राम का सेकंड मेन पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शन। मेन सेक्शन में हमारा मेन फंक्शन होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन। हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होता है एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। और हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो मेन प्रोग्राम से ही स्टार्ट होती है। मतलब हैश इंक्लूड फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी हेडर फाइल्स तो इंक्लूड किया, लेकिन उन हेडर फाइल से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। आता है लास्ट पार्ट सी प्रोग्राम का, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस। जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसकी बॉडी हम राइट करते हैं। मेन फंक्शन को राइट करने के बाद हम उसकी कर्ली ब्रेसेस में उसकी बॉडी लिखते हैं। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, वो तमाम क्या कहलाएंगी, मेन फंक्शन की बॉडी कहलाएंगी। वी कैन आल्सो क्रिएट अदर फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अलावा दूसरे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज देम इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और उन फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे या यूज करेंगे, अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही। क्रिएट कहाँ होंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेन फंक्शन से बाहर, लेकिन जब उनको कॉल करना होगा तो हम उनको मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करेंगे। जब वो फंक्शन कॉल होंगे तो हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो उस फंक्शन के पास चली जाएगी और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वैल्यू कहाँ रिटर्न करेगा, हमारे मेन फंक्शन में। तो इस तरह हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होकर मेन पर ही एंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन विथ एग्जांपल। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, मिसालों के जरिए। सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंटफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि सी प्रोग्रामिंग में पहले से बिल्ट हुआ है, यानी कि डेवलपर ने उसको पहले से बनाकर रखा हुआ है एक हेडर फाइल के अंदर, टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। और इसका काम क्या है प्रिंटफ फंक्शन का, कि जो भी डाटा हम रिजल्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कराना चाहते हैं वो हम किसके जरिए शो करवाएंगे, प्रिंटफ फंक्शन के जरिए शो करवाएंगे। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंटफ का क्या मतलब है, प्रिंट फॉर्मेटेड, कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए हम इसको प्रिंट एफ कहते हैं। दैट इज यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। ये किस लिए यूज होता है, हमारी फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी कि आउटपुट का फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए, कहाँ पर, ऑन द स्क्रीन, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर।
ऑल डाटा टाइप्स कैन बी डिस्प्लेड विद प्रिंट एफ फंक्शन। हम जितनी भी डाटा टाइप्स हमारे पास सी लैंग्वेज में यूज होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वो सब हम प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए एंड कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। व्हाइल यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, जब हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, वी राइट डिजायर्ड टेक्स्ट विद इन डबल कोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे तो हमने क्या करना है, अपने डिजायर्ड टेक्स्ट को, यानी कि जो रिजल्ट हम अपनी स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, तभी वो हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा। अगर हम उसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे अपने रिजल्ट को, तो वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इस हेडर फाइल में हमारा प्रिंट एफ फंक्शन डिफाइन हुआ है। डेवलपर ने ऑलरेडी इस हेडर फाइल में बताया हुआ है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है और इसका क्या काम है, डिस्प्ले करवाना। तो इसलिए हम पहले स्टूडियो डॉट एच फाइल को ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन। मेन की बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके अंदर अपना प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे। अब हम स्क्रीन पर पाकिस्तान शो करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, पाकिस्तान को डबल कोट्स में लिखना है, और जहां ये प्रिंट एफ फंक्शन एंड होगा तो इसके लास्ट में हमने सेमीकोलन जरूर यूज करना है। ऐसा करने से अब क्या होगा कि हमारी स्क्रीन पर आउटपुट शो होगी पाकिस्तान। प्रोग्राम में पाकिस्तान लिखा है तो मुझे आउटपुट में पाकिस्तान शो होगा। अगर कोई स्टूडेंट लिखता है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तो उसको वही आउटपुट शो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। स्कैन एफ भी एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में, यानी कि डेवलपर ने इसको ऑलरेडी राइट किया हुआ है और हेडर फाइल में डिफाइन किया हुआ है। डेट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, लेकिन ये क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है इनटू द वेरिएबल, और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करता है, वेरिएबल में। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप। हमें स्कैन एफ फंक्शन में क्या करना पड़ता है, पहले हम एक स्पेसिफाई करते हैं कि जो हम इनपुट लेना चाहते हैं वो किस डाटा टाइप की होगी इन स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन में पहले हम डाटा टाइप को मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसकी हेल्प से, फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। हमारे इस तरह हमारे स्कैन एफ फंक्शन के दो मेन पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोट्स इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। पहला पार्ट क्या होगा, हम डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट को डालेंगे। अगर हम यूजर से एक से ज्यादा इनपुट लेना चाहते हैं तो हम एक से ज्यादा की लिस्ट बनाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। एंड सेकेंड पार्ट इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ एंड साइन एट देयर लेफ्ट। और दूसरा पार्ट क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हम कोमा डालेंगे और उसके बाद उन वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे विथ एंड साइन एट देयर लेफ्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हम एंड साइन यूज करेंगे और एंड साइन के साथ हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, या जिस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू यूजर हमें प्रोवाइड करेगा। एंड साइन वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर आएगा। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल में डिफाइन किया हुआ है डेवलपर ने। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद इसकी बॉडी की कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड नाम से, और उसकी डाटा टाइप मेंशन कर दी करैक्टर। करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नेम ग्रेड है, डाटा टाइप उसकी करैक्टर है। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस साइन के साथ आता है, परसेंटेज साइन के साथ। परसेंटेज सी, सी मीन कि ये जो डाटा टाइप अब हम यूजर से लेना चाहते हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए, सी। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए भी जरूरी है कि अगर यूजर कोई कैरेक्टर एंटर करने की बजाय कोई नंबर एंटर करता है तो उसमें एरर आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा या कोई मैसेज शो करेगा कि हमें यहाँ पर जो डाटा एंटर करना है वो कैरेक्टर करना है, ना कि नंबर या फिर डिजिट। क्योंकि अगर यूजर कैरेक्टर की बजाय नंबर एंटर करता है तो फिर वो वैल्यू गलत हो जाएगी या फिर हमारा प्रोग्राम उस तरह वर्क नहीं करेगा जैसे हम चाहते हैं। उसके बाद एंड का सिंबल आएगा लेफ्ट साइड पे और उसके राइट साइड पे वो वेरिएबल का नेम आएगा जिस वेरिएबल में हम यूजर के दिए हुए डाटा यूजर की दी हुई इनपुट को स्टोर करवाना चाहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम राइट करें टू 1 to 20 इवन नंबर, जो कि 1 से लेकर 20 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करे यूजिंग फॉर लूप। किस तरह, फॉर लूप को यूज कर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच को इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारे प्रोग्राम। उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन की यहाँ पे मैंने डाटा टाइप मेंशन की है इंटीजर मेन, और इसके बाद बहुत से प्रोग्राम में वॉइड भी लिखा होता है, चाहे तो वॉइड भी लिख सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आता है कि जब भी हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर मेंशन किया, तो लास्ट में मुझे एक रिटर्न की स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ती है, जरूर यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न मैंने 0 लिखा है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
अगर यहाँ पर आप वॉइड लिखते हैं तो ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट इसमें यूज़ नहीं होगी। मेन फंक्शन लिखा और उसकी बॉडी डाली। अब ये मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रेसेस है और लास्ट में इसकी ये जो ब्रेसेस है ये मेन फंक्शन की एंडिंग ब्रेसेस है। यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मेन फंक्शन एंड हो रहा है। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप यूज़ करना था तो मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर डाटा टाइप का इंट आई इज इक्वल टू 2। उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 2, क्योंकि मैंने इवन नंबर स्टोर करवाने हैं 1 से लेकर 20 तक। 1 तो हमारे पास इवन नंबर नहीं होता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें 2 स्टोर करवा दिया। उसके बाद अब ये लूप मेरा कहाँ तक चलेगा, लेस देन और इक्वल टू 20, क्योंकि मैंने 20 तक के ही इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो मैं इसमें कंडीशन लगा दूंगी अपने वेरिएबल आई पर कि आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20 तक ये मैक्सिमम जाएगा। और इसमें इंक्रीमेंट अब कितना होगा, प्लस इक्वल टू 2, कि आई में जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो 2 के गैप से होगी। फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप की स्टार्टिंग ब्रेसेस डाली और एंडिंग ब्रेसेस डाली और फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिख दी कि जब जब मेरा फॉर लूप चलेगा तो ये वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट वर्क करेगी। प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगी कि मैंने जब जब ये लूप चलेगा तो इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर। जब भी डी परसेंटेज डी या आई होगा तो वो इंटीजर के लिए होगा, कि जो वैल्यू प्रिंट होगी वो एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। और वो इंटीजर कौन से वेरिएबल से वैल्यू आएगी, हमारे वेरिएबल आई से। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये फॉर लूप चलेगा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन के बाद फॉर लूप पर कंट्रोल आएगा। तो कंपाइलर यहाँ पर देखेगा कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है आई नाम से और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 2। वो कंडीशन चेक करेगा कि ये लेस देन और इक्वल टू 20 है। यस, ये लेस देन और लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद ये इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम में नहीं करेगा। जब लूप की आइट्रेशन स्टार्ट होगी सेकंड, तो फिर ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अभी फर्स्ट टाइम में ये इंक्रीमेंट को नहीं देखेगा, जस्ट कंडीशन चेक करेगा। आई आई डिक्लेयर हुआ है तो आई में 2 वैल्यू स्टोर हो गई। कंडीशन चेक की, लेस देन 20 है, यस लेस देन 20 है। फिर उसके बाद वो यहाँ प्रिंट एफ कमांड के स्टेटमेंट के पास आएगा, फंक्शन के पास, और देखेगा कि इसमें क्या होना है, हमारी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी है जो कि आई से आएगी। आई में क्या है, 2 है। वो 2 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये दोबारा इस फॉर लूप के पास जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 2 में क्या है, जो उसमें आई में वैल्यू होगी उसमें +2 कर देगा। +2 करेगा तो अब आई में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4 हो जाएगी और ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। प्लस करने के बाद पहले प्लस क्या वैल्यू थी 2, अब +2 करने के बाद आई में वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि अभी भी ये लेस देन 20 है, यस लेस देन 20 है। तो वो क्या करेगा, इस प्रिंट एफ वाले फंक्शन के पास आ जाएगा और इस आई की जो इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 4। अब ये दोबारा हमारे आइट्रेशन के पास जाएगा फॉर लूप की, और अब दोबारा देखेगा कि आई में जो वैल्यू है उसमें +2 कर दो। आई में क्या वैल्यू थी, 4। अब वो 4 में 2 प्लस करेगा तो अब हमारे पास आई की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और 4 रिमूव हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या अभी भी हमारा आई 20 से लेस है, यस आई 20 से लेस है। तो वो इस प्रिंट फंक्शन के पास आएगा और हमारी आई में जो इंटीजर वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 6 को। इसी तरह की आइट्रेशन चलती रहेगी और हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 इंक्रीमेंट होकर 10 आ जाएगा और बढ़ता रहेगा। लास्ट में जब हमारे पास आई में 20 हो जाएगा तो 20 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 22 होगा तो ये कंडीशन इसको फॉल्स कर देगी और ये लूप टर्मिनेट होकर लूप की बॉडी से बाहर जो वैल्यू स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रिटर्न 0 कर देगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।